सबसे पहले सफल कैंडिडेट्स जो यहाँ आए हुए हैं उन सबको हमारी तरफ से ढेरों बधाइयाँ। हालांकि टेलीफोन पर अधिकतर लोगों से बात हो गई थी, कांग्रेचुलेटरी मैसेज चला गया, लेकिन जो विषम परिस्थिति यहाँ रांची में बनी पिछले 2 दिनों में, और उसके बाद भी आप में से बहुत सारे छात्र यहाँ उपस्थित हो पाए। कुछ छात्र मजबूरीवश नहीं उपस्थित हो पाए, तो वो अपने घरों में इसको देख रहे होंगे, देख पाएंगे बाद में, तो उनको भी ढेरों बधाइयाँ। और जिस तरह से आप सब ने ये सफलता हासिल की है वो तो एक इतिहास बन गया है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा, साथ में अपने टीम को, अपने हमारे जो फैकल्टीज़ हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि फैकल्टी से ही तस्वीर बदलती है और फैकल्टी ही स्टूडेंट्स का कैरियर को निर्धारित करते हैं। तो मेरी पहली बधाई उनको भी है और उनके प्रति सम्मान है जिन्होंने इस तरह से विजय स्टडी सर्किल को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उसके बाद मैं बात करूं आप लोगों की, आप लोग जो सफल कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करूं तो आप लोग और भी सम्मान के काबिल हैं, क्योंकि जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम को पास करना और किसी भी स्टेट पीसीएस को पास करना, इवन मुझे लगता है कि यूपीएससी को पास करने से भी ज़्यादा जो है ये कठिन कार्य है। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाई के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूँ, जेपीएससी को पास करने के लिए न केवल जो आपको तैयारी करनी होगी, अच्छी पढ़ाई करनी होगी, बल्कि इसके लिए आपको मेंटली भी बहुत ज़बरदस्त संघर्ष करना पड़ता है। उसके अलावा आपको फिजिकली भी फिट रहना पड़ता है। आप समझ सकते हैं, कल्पना कीजिए कि 4 साल किसी एग्ज़ाम में लगे रहना, जो एवरेज जेपीएससी के जा रहा है, उसके बाद फिर सफल होना। आप तो सफल हो गए तो अब सफलता का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अपने उन दोस्तों के बारे में सोचिए जो कि सफल नहीं हो सके, उनको कैसा फील हो रहा हो। तो 4 साल के इस अथक प्रयास के बाद आप सफलता हासिल किए, तो इतने संघर्ष के बाद ये सफलता और भी मीठी लगती है। तो आज इसी जो है मिठास को हम लोग महसूस करेंगे साथ में, तो और भी अच्छा लगेगा। बीइंग ए टीचर मेरा दौर रहा है, बीइंग ए टीचर, और एक मैं इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर रहा हूँ। तो मैंने पहले जेपीएससी से लेकर अभी तक 6th जेपीएससी और अब तो 7 to 10 जेपीएससी सभी जो है जेपीएससी के स्टूडेंट्स को गाइडलाइन यहाँ से विजय स्टडी सर्किल से मिला है। और जैसा कि हमारे अनाउंसर ने कहा कि बिल्कुल वो शून्य से शिखर तक का सफ़र है, क्योंकि बहुत कठिनाइयों के साथ बहुत हमें संघर्ष करना पड़ा यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट, और मेरे जो अपने सिद्धांत हैं उसके अनुसार इंस्टीट्यूट को ढालने में। वैसा ही कुछ जैसा कि आपको लगा होगा इस सफलता को प्राप्त करने में, और उस सफलता के बाद खुशी हुई होगी, लेकिन संघर्ष के दरमियान कई अवसर आए होंगे जब आप अपने को टूटा हुआ महसूस किए होंगे। इसलिए क्योंकि एक इंस्टीट्यूट को चलाना और जेपीएससी जैसे एग्जाम को ही टारगेट करके चलाना कठिन है, क्योंकि पहली चीज़ तो आप यही समझिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट तभी आगे बढ़ती है जबकि आपके रेगुलर एग्जाम हो। तो जेपीएससी जैसे एग्जाम में रेगुलर एग्जाम होना ही सबसे कठिन काम रहा। तो एक इस माहौल में कोचिंग को चलाना पहली चुनौती थी। दूसरा, हम लोग इस शहर के लिए, इस राज्य के लिए अनजान थे, क्योंकि हमारी कोई बैकग्राउंड झारखंड से थी नहीं। तो ये भी एक दूसरी कठिनाई हमारे सामने बहुत बड़ी थी। तीसरा, जेपीएससी के बारे में मैं अगर 10 खबरें पढ़ता हूँ तो 9 खबरें निगेटिव ही छपती हैं, उसमें से केवल 1 खबरें सकारात्मक छपती हैं जेपीएससी के बारे में। तो वैसे माहौल में स्टूडेंट को मोबिलाइज करना और फिर तैयारी करवाना, फिर उनको प्रोफेशनली आगे ले जाना, ये एक चुनौती का काम रहा। लेकिन मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरी भी कुछ अपने, क्योंकि आप सब जब हमसे तैयारी करते हैं तो वो बातें प्रकाश में नहीं आ पाती हैं और उनका कोई अहमियत नहीं भी होता है कि मैं क्लास में उन बातों को चर्चा करूं। लेकिन जब आप ये सफलता हासिल कर ली, तब मैं 2-3 मिनट में बताना चाहूँगा कि मैं इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी क्यों डटा रहा। क्योंकि मैं एक उद्देश्य के साथ रांची में आया था। मैंने यूपीएससी की इंटरव्यू 2 बार दी थी और मेरा चांस 2000 में ओवर हो चुका था। दोनों बार मैंने 3rd और 4th अटेम्प्ट में मेरे इंटरव्यू कॉल हुए थे। मेरे पास ऑप्शन स्टेट पीसीएस का था। स्टेट पीसीएस में मैं बिहार में रहता था, पटना में, लेकिन उसी समय विजय स्टडी सर्किल की एक ब्रांच रांची में खुल रही थी। तो विजय स्टडी सर्किल के ऑनर मिस्टर विजय सिंह थे, जो एज ए फैकल्टी में यहाँ पे आया था 2002 में। उन्होंने कहा था कि मैं ब्रांच खोल रहा हूँ रांची में और आप तो इतने दिनों से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वो मेरे शिक्षक रहे थे एंथ्रोपोलॉजी, मेरा सब्जेक्ट यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी था। वो मेरे टीचर रहे थे, तो मेरी प्रतिभाओं को वो जानते थे। और वो बताया कि अगर आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो मेरी एक न्यू ब्रांच है रांची में,
अगर आप रांची में यहाँ पे जाएंगे और एज ए फैकल्टी वहाँ पर क्लासेस लेंगे तो आपका भी पार्ट टाइम ये काम हो जाएगा और साथ ही साथ हमें भी एक अच्छी फैकल्टी मिलेगी। आप एक अच्छी फैकल्टी हो सकते हैं, आपकी टैलेंट अच्छी है। इसके पहले उन्होंने मुझे परखा था, उनकी पटना में बहुत अच्छी चलती थी विजय स्टडी सर्किल, और एंथ्रोपोलॉजी में उनका पास एक मुकाम था। 90s के दशक में वो बहुत बड़े हस्ती के रूप में जाने जाते थे। पटना में बहुत सारे IAS IPS विजय स्टडी सर्किल पटना से निकले थे। तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया था विजय स्टडी सर्किल के आसियाना गैलेक्सी में ब्रांच थी। मुझे आज वो दिन बिल्कुल याद है। शाम का 6 बज रहा था। मेरी ज़िंदगी की पहली क्लास थी किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में। मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं था। पर्सनली मैंने गाइडलाइन जरूर दिया था, लेकिन मैंने कभी किसी कोचिंग में या एज ए ट्यूशन कभी किसी को पढ़ाया नहीं था। लगभग उसमें 170-75 बच्चे होंगे उस बड़े से हॉल में। और जैसे ही मैं एंट्री किया सभी बच्चे खड़े हो गए। कोई मुझसे पढ़ना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरी तो हाइट आप देख ही रहे हैं, और दुबला पतला तो मैं उस समय भी था, इससे ज़्यादा मोटा तो था नहीं। तो उन लोगों ने, सर ने अनाउंस नहीं किया था। सर ने ये नहीं कहा था कि कोई नए टीचर है, क्योंकि सर को ये भय था कि अगर बता देंगे कोई नए टीचर आ रहे हैं तो शायद स्टूडेंट आएंगे ही नहीं। इसलिए सर ने अकस्मात अनाउंस किया कि ये आपको पढ़ाएंगे, और ताकि स्टूडेंट बने रहे। तो स्टूडेंट्स जब उठ के जाने लगे तो मैंने बस उनसे यही गुजारिश किया कि ठीक है आप सब जा सकते हैं, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट आप मान लीजिए कि आप मुझे केवल 15 मिनट समय दीजिए। आप 15 मिनट समय दीजिएगा तो आप समझ लीजिए कि किसी पान की दुकान पर या कहीं भी आप दे रहे हैं समय, तो आप वैसा ही समय कुछ दे दीजिए। तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे अंदाज में, मैंने मार्मिक अंदाज में कहा था कि उनको अपील कर दिया कि चलो 15 मिनट बैठने में कोई हर्ज नहीं। लगभग पौने 2 घंटा मैंने क्लास लिया था और एक भी स्टूडेंट बाहर नहीं गया था, और मेरी टॉपिक थी हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो सर को फीडबैक मिल गई कि ये अच्छा पढ़ा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स डिमांड भी करने लगे कि अगले दिन क्लास हो ना हो। तो मैं रांची आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं संयोग से रांची आ गया। रांची में जब मैं आया तो जो सुनने की बात है वही देखिए। हमारे सर बहुत प्रसिद्ध रहे हैं विजय स्टडी सर्किल पटना में और UPSC में बहुत है, लेकिन रांची में जब हम लोग आए 2002 में तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे नहीं आते थे उस समय, चूँकि JPSC का कोई माहौल भी नहीं था, एग्ज़ाम भी नहीं होने वाला था। बहुत कम बच्चे आते थे, जो आते भी थे तो बहुत इनकी ऐसी संख्या थी जिससे कि विजय स्टडी सर्किल किसी तरह से आगे बढ़ रही थी और हम लोग सस्टेन कर रहे थे। तो सर बहुत फाइनेंशियली कोई इनको प्रॉब्लम नहीं था और बहुत बड़े हस्ती थे। तो 2004 में सर ने निर्णय लिया कि विजय स्टडी सर्किल को बंद कर दिया जाएगा, रांची ब्रांच को बंद कर दिया जाएगा उस स्थिति को देखते हुए। वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया। सर ने तो निर्णय ले लिया कि विजय स्टडी सर्किल को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि सर अब मैं रांची से वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि 2 साल में मेरा जो अनुभव यहाँ हुआ था 2 चीज़ें मैं जान गया था। पहली चीज़ कि मुझे रांची बहुत पसंद आया था। रांची की क्लाइमेट और झारखंड के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, एक कारण तो ये था। दूसरा, मैंने देखा था कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं तो सुननी ही हूँ। मुझे तो कहीं भी जाना है, चाहे मैं रांची में रहूँ, चाहे पटना में रहूँ, चाहे दिल्ली में जाऊँ, मैंने कहीं ना कहीं शुरुआत करनी हो। कम से कम 2 साल में मुझे कुछ स्टूडेंट्स तो जानने लगे थे और मुझे ये भरोसा था कि एक न एक दिन जरूर यहाँ भी JPSC एग्जाम होगा और स्टूडेंट्स आएंगे। बहुत दिक्कतें हुई शुरुआत में, डिटेल में तो मैं नहीं बता सकता, वो पर्पस नहीं है, लेकिन मेरा संघर्ष केवल यही बताना है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बहुत सारे उन स्टूडेंट्स के बीच में जाएगी जो कि शायद सफल नहीं हुए और एकाध असफलता से घबरा जाते हैं। तो मेरा संघर्ष सुन लीजिए कि क्या हुआ। उसके बाद मैंने अपने हाथ में कमांड ले ली, यानी अब जितने भी खर्च थे मुझे देने थे, और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं घर से कोई भी पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि कोई बिजनेस घर से पैसा लेकर नहीं चल सकता। मेरी फाइनेंशियल स्थिति घर की कोई ख़राब नहीं थी। एकेडमिक में मेरे जो बैकग्राउंड थे ब्यूरोक्रेटिक थे, मेरे घर में सब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ही थे, कोई भी बिजनेस में नहीं था। उन लोगों को लगता था कि मेरे स्टेट पीसेस में चांस है, मुझे स्टेट पीसेस में जाना चाहिए, वो इस कदम से सहमत नहीं थे। इसलिए वो बार बार फोर्स कर रहे थे कि मैं रांची छोड़ दूँ। 2004-05 की बात है और मैं BPSC और JPSC की तैयारी करूँ, लेकिन तब तक मैंने कहा था कि मैंने मन बना लिया था। वो जो 5 साल मेरे रहे 2004 से लेकर 2009 तक, उसमें एक एक दिन मुझे ऐसे ही याद है कि मैं कितने संघर्ष से गया। लेकिन जो मुझे लगता था कि एक दिन मेरा आएगा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि अगर हम क्वालिटी दे रहे हैं, हम अगर मेहनत कर रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और जिस क्लाइंट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे तरफ से मोबिलाइज होगा। मेरा दांव ही कर सकते हैं, ये सफल रहा। और बिल्कुल मैं अकेला उस समय था विजय स्टडी सर्किल में। तो जो स्टूडेंट्स आते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते थे,
क्योंकि जब कहा जाता था कि हिस्ट्री कौन पढ़ाएंगे तो मैं यही आता था, पॉलिटी कौन पढ़ाएंगे तो यही पढ़ाएंगे, इकोनॉमी कौन पढ़ाएंगे तो यही पढ़ाएंगे, करंट कौन पढ़ाएंगे तो झा सर ही पढ़ाएंगे। तो उनको थोड़ा अटपटा लगता था कि इंस्टीट्यूट में लगता है कि और कोई टीचर नहीं है और एक टीचर इतने सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ा सकता है, ये भी अविश्वसनीय होता था। लेकिन मैं फिर भी डिगा नहीं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे मैंने उसी से मैं कह दिया था। एक बार की स्थिति में बताना चाहूँगा कि मेरे क्लास में केवल 3 स्टूडेंट्स थे जो एडमिशन लिए थे, कभी कभी 2 स्टूडेंट जो है सो अपसेंट कर जाते थे। तो अब क्लास में कितने स्टूडेंट रहते थे? 1। अब एक स्टूडेंट बेचारा सर झुका के करता था, सर छोड़ दीजिए आज अकेले क्या पढ़ाइएगा। हम कहते कि आज देख लो तुम एक स्टूडेंट है ना, तुम्हारे एक से मैं इस क्लासरूम को भर दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो? जब मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ तो तुम धुलवा से आए हो, तुम पढ़ो, तुम्हारा इतना खर्च हुआ है, टाइम गया है। तो इस तरह से मैंने एक एक स्टूडेंट को जोड़ना शुरू किया और मैंने कहा कि आज ये लोग जो इंक्वायरी करके भाग जा रहे हैं, बोलते हैं कि हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब बोलेंगे कि झा सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत विपरीत परिस्थिति थी और बहुत विपरीत परिस्थिति को भी मैंने अपने मेहनत से और मैंने कहा कि मैं मेहनत से नहीं दूंगा और प्रतिबद्धता के कारण और क्वालिटी तो मुझे अपने पर भरोसा था, क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू मैंने 2 बार दिया था तो उससे ज़्यादा सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं थी। अचानक 2009 के बाद स्थितियां बदलनी शुरू हुई, जेपीएससी एग्जाम भी होना शुरू हो गया और धीरे धीरे जो मैंने सोचा था, अब आज 2022 है, फर्स्ट जेपीएससी 2006 में मुझे याद है फाइनल रिजल्ट आया था, 2003 में प्रोसेस शुरू हुई थी। फर्स्ट जेपीएससी से लेकर ये 7 to 10 तो कंबाइंड कर दिया जाएगा, हालांकि टोटल एग्जाम साथ ही हुए। तो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते गए और जब से रेगुलर एग्जाम होने लगा, रेगुलर का मतलब यहाँ 3 से 4 साल है, 3-4 साल में एटलीस्ट एग्जाम होने लगे, तो हमारा ग्राफ भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता गया और 5वें 4थे जेपीएससी के बाद से रियली में मैंने जो सोचा था वही होने लगा। जब इंक्वायरी में मेरे पास अब स्टाफ आ गए, मेरे पास जो है क्लासरूम और उसके साथ इंक्वायरी का सेंटर बन गया, ये अलग अलग बन गया। जब मैंने स्टाफ रखना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले तो मैं अकेले सारा काम करता था, क्योंकि मेरे पास फाइनेंस नहीं था, तो फिर धीरे धीरे स्टाफ से लोग स्टूडेंट पूछने लगे कि अब सर क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या वो पॉलिटी पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, क्या वो इकोनॉमी पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, जो एक समय रिजेक्ट कर दिए गए थे कि यही सारा चीज पढ़ाते हैं, ये कैसे हो सकता है। स्थिति तो ये आ गई कि मुझे याद है कि 6th जेपीएससी जब मैं ले रहा था तो कुछ स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट किया कि सर आप साइंस टेक भी आप ही पढ़ा दीजिए, जबकि साइंस मेरी बैकग्राउंड नहीं है। बीपीएससी में मैं साइंस टेक पढ़ाता रहा हूँ, बीपीएससी में भी हमारे कई स्टूडेंट्स गए, लेकिन मेरा एक सपना अधूरा रह गया और उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुश्किल था। झारखंड जैसे क्षेत्र में मेरा लक्ष्य था कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी हमारे झारखंड से और मेरे स्टूडेंट सफल हो। शुरुआती दौर में 1-2 स्टूडेंट जो हमसे कनेक्टेड थे वो सफल भी हुए, और लेकिन यहाँ पर यूपीएससी का माहौल नहीं बन सका। यूपीएससी का माहौल इसलिए नहीं बन सका क्योंकि स्टूडेंट साइकोलॉजी ये बनी कि झारखंड में रहकर, रांची में रहकर करके यूपीएससी की तैयारी नहीं हो सकती है। और दूसरी बात मैंने भी महसूस किया कि यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए मैं अकेला बहुत कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी एक वैसी टीम चाहिए जो यूपीएससी के लिए पूरी तरह से डिवोटेड हो। ऑप्शनल वगैरह सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके पास, हमारे पास वैसे एक्सपर्ट्स और फैकल्टी नहीं। तो फाइनेंशियल जो कि इंस्टीट्यूट को रन करना था तो वो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया और 2-3 एग्जाम से मैं पूरी तरह से जेपीएससी और बीपीएससी पर कॉन्सेंट्रेट करने लगा। तो आज वो काफ़ी खुशी होती है कि जिस एग्जाम को मैंने कंसंट्रेट किया जेपीएससी और बीपीएससी को, तो वहाँ पर आपके स्टूडेंट सफल होते हैं। लेकिन हम आप सबसे यही कहेंगे कि जो कोचिंग, मैंने अपने लाइफ में कोई कोचिंग नहीं की क्योंकि कोचिंग के बारे में मेरी हमेशा निगेटिव धारणा थी, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की अभी भी होगी। कोचिंग को बारे में मैं केवल एक पैसा बनाने का जरिया समझता था और समझता था कि ये लूटने के साधन होते हैं। लेकिन मैं खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और इस स्थिति में आ गया। मेरी धारणा बदली कि अच्छे टीचर्स हैं, खास करके दिल्ली वगैरह में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, पटना में भी टीचर्स हैं, अब झारखंड में भी है, तो बहुत सारे डिवोटेड टीचर्स भी यहाँ पर हैं जो गाइडलाइन देते हैं। लेकिन कोचिंग का जो रोल है वो मुझे लगता है कि बहुत कम है। आपकी सफलता में आपका ये सम्मान है कि आप मेरे समारोह में आए हैं और आप समझते हैं कि मेरा कोई रोल रहा हो। तो हम लोगों का रोल, ये टीचर का रोल बहुत संक्षिप्त है। मैं अगर उसको परसेंटेज दूं तो मुझे लगता है कि 20% है। एक टीचर का रोल जो केवल होता है गाइडलाइन देने का और एक मटेरियल प्रोवाइड करने का, उसका काम होता है। बाकी सारी चीज़ें आपकी होती हैं, आप उसको पढ़ें, आप पास करें, आपकी मेहनत है, आपकी किस्मत है, इसलिए आप सफल होते हैं तो आपकी क्रेडिट है। अगर आप असफल होते हैं तो मेरी डिस्क्रेडिट नहीं।
ना तो मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा, डिस्क्रेडिट, यही होना भी चाहिए और यही अधिकतर लोगों के साथ भी है। अब हमारे इस जर्नी में ऐसा नहीं कि मैंने केवल अकेले ये सफलता हासिल करी, हमारे इस जर्नी में हमें समय समय पर अच्छे शिक्षकों का भी साथ मिला, जो ढूंढना बहुत मुश्किल था। हमारे लैंग्वेज के सर जो झारखंड के सम्मानित शिक्षक बन रहे हैं, एक तो हमारे सामने आज उपस्थित है सुधीर राय सर, जो नागपुरी पढ़ाते हैं, नागपुरी भाषा साहित्य, वो उपस्थित हैं आज मेडिकल कारण से BN ओदार सर अनुपस्थित होकर अभी उनसे बात हुई है। इन दोनों शिक्षकों का भी बहुत योगदान रहा, क्योंकि यहाँ पर पहले लैंग्वेज पेपर होता था 5th JPSC तक, और फिर 5th JPSC के बाद एक कंपलसरी पेपर आ गया, तो बहुत सारे हमारे छात्र या तो नागपुरी अखोटा लेकर सफल हुए, और साथ ही साथ हमारे हिंदी के सर जो हिंदी भाषा साहित्य के हैं प्रकाश सिंह, वो पटना के हैं, वो उनका भी गाइडलाइन रहा, इनका हमें सहयोग मिला। और साथ ही साथ अन्य GS के समय समय पर फैकल्टीज हमारे साथ जुड़ते गए, जिन्होंने इंस्टीट्यूट को संवारने में बहुत योगदान दिया। मैंने अपनी ये सफर गाथा इसलिए कही क्योंकि आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक एस्पिरेंट हैं, आप JPSC पास किए, और अब आप एक व्यक्ति अपने जिंदगी में क्या क्या चाहता है, एक मान सम्मान चाहता है, तो वो आपको भी मिल गया, चूंकि आप JPSC जैसे एग्जाम को पास किए, मान सम्मान। उसके बाद एक व्यक्ति को एक इकोनॉमिक लालसा होती है कि आर्थिक होती है कि उसके पास आर्थिक संपन्नता हो, जो अपने सारे कार्यों को पूरा कर सके, वो भी आप जिस नौकरी में जा रहे हैं वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद होता है कि एक हेल्दी लाइफ आप लीड करें, एक हेल्दी फैमिली लाइफ, एक पर्सनल हेल्दी लाइफ लीड करें। ईश्वर की कृपा से मुझे ये तीनों चीज मिल चुके हैं, इसलिए मेरा अब प्रयास केवल ये है कि अब तो मैं पढ़ने और पढ़ाने को इंजॉय करता हूँ। मुझे कभी घमंड भी हो जाता है, एक चीज में ही घमंड होता है, और कभी कभी गुस्सा भी आता है, और कभी कभी कंपटीशन भी होता है। कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ इतने घंटे, क्योंकि मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मैं अप टू डेट रहूं और पढ़ाई करूं। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाध्यताएं हैं, फैमिली की बाध्यताएं हैं, प्लस इसकी वजह से मैं उतनी पढ़ाई नहीं कर पाता हूं जितना मैं सोचता हूं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहता है कि मैं हमेशा पढ़ते रहूं। तो आप लोग से बस अब तो आप सफल हो गए हैं, और आप सबके लिए मेरा यही संदेश है कि देखिए, आप सब दो काम जरूर करेंगे। पहला काम तो आप जिस समाज में पले बढ़े हैं, अपने जड़ को नहीं भूलिएगा। आप जिस समाज में पढ़े पढ़े हैं उस जड़ को नहीं भूलिएगा, अपने आसपास की स्थिति आप देख ही रहे, और आप झारखंड के भविष्य हैं, और जो आपका एक दायरा है, ऐसा नहीं है कि आप राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, राज्य के पुलिस महानिदेशक हो गए या मुख्य सचिव हो गए, लेकिन एक जिम्मेवार अधिकारी के रूप में आपका भी बहुत सारा अधिकार और दायित्व है। तो उस जड़ को नहीं भूलिएगा, तो आप खुद में राज्य के लिए कुछ काम कीजिएगा, लोगों के लिए कुछ काम कीजिएगा, सोचिएगा, राज्य के बारे में सोचिए। जिस राज्य में 40% खनिज संसाधन और उस राज्य की ये स्थिति है, उसकी एक असफलता का कारण हमारे प्रशासनिक असफलता है। जो आपका लिमिटेशन है, जो आपका अधिकार, उसके अंतर्गत कार्य कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा लोगों को मदद करें। आपको नेम फेम पैसे कोई कमी नहीं होगी, आपको उसका कोई लिमिटेशन नहीं है पैसे का, इसलिए अगर उस लालच में आप पड़ेंगे तो भाई वो तो अलग बात होगी। लेकिन जिस तरह से संघर्ष करके आपने इस चीज को हासिल किया, उसको गरिमा को ध्यान रखिए। दूसरा, कोचिंग के फील्ड में जैसे आप अभी सफल हुए, मैंने पहले ही कहा था, मैं तो उस वक्त था भी नहीं, बहुत दूर था, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर था जिस दिन रिजल्ट आया था, तो मैंने वहां से ही आपको संबोधित करके कहा था, आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा, कि अब आप झारखंड के स्टूडेंट्स के आदर्श हैं, आप एक आदर्श हैं। आपकी एक एक बात, खुद कल के तक बात अलग थी, आज की बात अलग है। कल तक आप एक कॉम्पिटिटर, कल तक आप एक स्टूडेंट थे, आज आप एक आदर्श है राज्य के लिए। जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए आप आदर्श हैं। आपकी एक एक बात जो कंपटीशन फील्ड में आप बोलेंगे, उसका महत्व, उसको फॉलो करेंगे, इवन हमारी बात से ज्यादा आपकी बात को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको उस रूप में देखेंगे कि कल तक आप भी उसी तरह थे और किस तरह से आपने संघर्ष करके ये सफलता की, तो आपकी बात उनको ज्यादा जचेगी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने सफलता हासिल की, और जो जो आपको सहायक बने, वही चीजों को आप रखिए, जो है जैसे आपने तैयारी की, जो आपको कठिनाई हुई। दूसरा, आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। बहुत डिप्रेस रहते हैं JPSC के स्टूडेंट्स, और माहौल ऐसा खराब रहता है कि और भी डिप्रेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपने जिस तरह से सफलता हासिल की, जो उस तरह से संघर्ष किया, और मोटिवेट कीजिए कि एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, इस तरह से मोटिवेशन कीजिए। मुझे याद है, ये भी वाकया मैं चर्चा कर लूंगा, कि झारखंड में इस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट का माहौल नहीं है, क्योंकि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से एक स्टूडेंट ने बहुत गलत समय पर सवाल पूछ दिया कि सर मेरा JPSC में होगा कि नहीं।
उस समय उस डायरेक्टर का मूड बहुत अच्छा नहीं था, पता नहीं क्या था। उसने कहा जब मेरा ही नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। तो अब ये जो एटीट्यूड है आप ध्यान रखिए कि तो फिर हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं किसी कोचिंग में, जब मेरा होगा ही नहीं तो हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं। तो इसलिए आप उनको मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। और संबंध, व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं, प्रोफेशनल इथिक्स अलग होते हैं, एक सामाजिक जिम्मेवारी अलग होती है। इसलिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमसे गाइडलाइन लिए हैं और जो उनको अच्छा मिला हो अच्छी बात बताइए, जो आपको यहाँ बुरा लगा हो वो बात बताइए, और कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यही चीजें बताइए। किसी अन्य सामाजिक दायित्व, किसी सामाजिक बंधन या किसी के दबाव में एक भी स्टेटमेंट आपका पब्लिक जाता है, आपके यूट्यूब पर जाता है, तो वो सैकड़ों हजारों स्टूडेंट का कैरियर खराब कर सकता है। इस जिम्मेवारी को भी आप समझिएगा और इस इथिक्स का आप ख्याल रखिएगा। हमारा प्रचार करें या न करें कोई जरूरत नहीं है, विजय स्टडी सर्किल उस मुकाम पर पहुंच गई है कि अब हमें प्रचार की जरूरत तो वैसे है नहीं, लेकिन हमारी टीम, हमारे स्टाफ्स को ऐसा लगता है कि सिचुएशन बदल गया, इसलिए हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, शायद स्टूडेंट्स के पढ़ने के, उनके सोचने के, समझने के दायरे भी बदल गए। लेकिन आज इस मंच से मैं यही कहना चाहूंगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रोल मात्र 20% है, तो इसलिए इस 20% की जिम्मेवारी जो है, बाकी 80% स्टूडेंट्स खुद अपने लिए जिम्मेवार है। तो जो शून्य से शिखर तक की बात है वो मैंने आपको कहा, किसी भी परिस्थिति में नहीं घबराना चाहिए। व्यक्तिगत भी कुछ समस्याएं मेरे साथ हुई थी और उन समस्याओं से भी मैं विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोच लिया था कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। जब मेरी स्थिति सही होने लगी तो मुझे दिल्ली से भी ऑफर आने लगे, पटना से भी ऑफर आने लगे। मैंने अनअकैडमी को भी ज्वाइन किया था 2-2.5 साल, और अनअकैडमी में मैं हाईएस्ट पेड था, फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया। अपने विजय स्टडी सर्किल में मुझे लगा कि मैं शायद ज़्यादा न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी वाइज एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और क्वालिटी वाइज एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए डिवोटेड टीचर्स की कमी रही। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, अपने शिक्षक का फिर से एक बार, जो अभी वर्तमान में हमारी टीम ऐसी बन गई है, और आगे हम लोग जो है उसी पर काम करेंगे कि और बेहतरीन रिजल्ट जेपीएससी में हम लोग प्रोवाइड कर सके, बीपीएससी में प्रोवाइड कर सकते। तो आज इस मंच पर आप सबने एक सफलता हासिल की, एक मुकाम हासिल किए, तो उस मुकाम को हम लोग एक सफलता समारोह के रूप में मना रहे हैं, ताकि अपनी खुशी आपके साथ बांट सके। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के गार्जियन भी आए हैं, उन सबका मैं नमन करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आप आए हैं, और पहले जो भी गार्जियन आए हैं या जो नहीं आ पाए, पहला सम्मान तो उन्हीं को है, क्योंकि उन्होंने ऐसा संस्कार दिया अपने बच्चे को, जो बच्चे इस मुकाम पर तक पहुंचे हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं उनका नमन करना चाहता हूं, और साथ ही साथ अपने, ये तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे एक बच्चे की तरह हैं, और मेरे को देखने से आपको मेरी उम्र का अंदाजा नहीं होगा। अच्छा है कि उम्र का अंदाजा नहीं कीजिए, लेकिन आप बच्चे ही हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति 20 सालों से पढ़ा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो उसने कब पढ़ाना शुरू किया, क्या इसके यूपीएससी के मैंने अटेम्प्ट ले लिए, तो अंदाज तो आप कर सकते हैं। तो आप भी मेरे बच्चे ही जैसे हैं, और जहाँ भी आप रहें आपकी सफलता की कामना करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई खबर आए अखबारों में, मेरे पास आज भी कोई खबर आता है तो पॉजिटिव, तो बहुत खुशी होती है कि चलो इस स्टूडेंट को हमने पढ़ाया। अब तो संबंध उतना ही रह जाएगा, क्योंकि अब आपको मेरी जरूरत वैसे है नहीं, और क्योंकि आपने उस मुकाम को प्राप्त कर लिया। लेकिन एक खुशी हो सकती है, खुशी का नाता तो हमेशा बना रह सकता है। कोई निगेटिव खबर नहीं आया कि विजय स्टडी सर्किल का पूर्ववर्ती छात्र किसी निगेटिव कारण से न्यूज में आया। जैसे लास्ट में करूंगा एक निगेटिव खबर से, बाद में फिर मैं पॉजिटिव करूंगा कि एक विजय स्टडी सर्किल का छात्र के बारे में न्यूज आया था, जबकि उसने काफी संघर्ष से नौकरी प्राप्त की थी। वो हॉकर था, अखबार बांटता था, उसके पिताजी की स्थिति बहुत खराब थी, इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, और वो डिप्टी कलेक्टर बना। नाम लेना उचित नहीं है। अब देखिए जाने के बाद क्या हो गया, जाने के बाद एक दिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि ये हम लोग का झारखंड सरकार में इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप क्या करेंगे, ठप्पा लगाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, बायोमेट्रिक लगा करके ही आप आएंगे, ताकि आप कितने बजे आए। उस स्टूडेंट ने शातिर था, दिमाग तेज था, उसका घर 30 किलोमीटर दूर था। वो क्या किया, वो बायोमेट्रिक जो है मशीन को ही अपने घर ले गया, वो 30 किलोमीटर दूर, और उसके बाद सभी स्टाफ्स को बोला कि सुबह आएगा, सब मेरे घर आएगा, ठप्पा लगाएगा, फिर शाम को जो लौटेगा फिर ठप्पा लगाएगा। यानी सारे स्टाफ 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहे थे। कमिश्नर ने जांच किया और उसको दोषी पाया। तो वैसी खबर निगेटिव है। लेकिन जब विजय स्टडी सर्किल का छात्र कहीं रेड मारेगा,
डीएसपी बन के विजय स्टडी सर्किल का छात्र जब गरीबों की मदद करेगा तो उस दिन हम लोगों का सीना चौड़ा होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, जब बताते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो राज्य की बेहतरी के लिए काम कीजिए और लोगों की भलाई के लिए काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। और हम लोग जब भी हम जाएं, आपके ब्लॉक से गुजरे, आपके क्षेत्र से गुजरे, तो मेरी गाड़ी खराब हो जाए तो मेरा जो है चाय वो पिला दीजिएगा, मिलेंगे, सम्मान कर लीजिएगा। ये मत बोलिएगा कि इनको तो हम पहचानते ही नहीं अब तो, क्योंकि मेरी तो जरूरत अब आपको है नहीं, इसलिए ये मत बोलिएगा। बस इतना ही कर दीजिएगा कि हमारे सर रहे तो हमारा भी वैल्यू बढ़ जाएगा कि हाँ चलिए आपके स्टाफ्स के बीच में हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा। बस इतना ही चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि हम अपने अनाउंसर से उम्मीद करते हैं कि आगे कार्यक्रम को आगे वो बढ़ाएं। धन्यवाद।